संविधान सभा की बनाई हुई अलग अलग समितियां अपने काम में लगी हुई थीं और सरकार को भी इस मुश्किल वक्त में बहुत कुछ संभालना था। इसलिए एक लंबे अंतराल के बाद संविधान सभा फिर मिली 4 नवंबर 1948 को। पर इस बीच हुई एक घटना ने सबको हिला दिया था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या। जाहिर है संविधान सभा में सबसे पहले बापू को श्रद्धांजलि दी गई और मौन रखा गया। अजीब इत्तेफाक ये था कि इसी बीच कायदे आजम जिन्ना साहब भी नहीं रहे थे। सो गांधी जी के तुरंत बाद उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई और मौन रखा गया और फिर शुरू हुआ मौलिक अधिकारों पे बात बहस का सिलसिला। फंडामेंटल राइट्स आर अ गिफ्ट ऑफ द लॉ। ओनली बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर द गिफ्ट ऑफ द स्टेट, इट डज नॉट फॉलो दैट द स्टेट कैन नॉट क्वालिफाई दोज लॉज। जनाब सदर साहब, इजहारे ख्यालात की आज़ादी का वादा किया गया है। मुल्क भर में आने जाने रहने की आज़ादी भी दी गई है और मन मर्जी से ज़मीन जायदाद खरीदने बेचने की आज़ादी भी मिली है। पर हर छूट पे कुछ ना कुछ पख भी लगा दी गई है। जनाब सदर साहब, ये निहायत ज़रूरी है कि कम से कम कुछ सिविल आज़ादियाँ हर शहरी को ऐसी मिलें जिन्हें छीनना किसी लेजिस्लेटर के लिए भी नामुमकिन हो। इसीलिए हमारे आइन को चाहिए कि वो इन आज़ादियों को हर सूरत महफूज रखे। बहुतों ने मूल अधिकारों की तारीफ की तो बहुतों ने उन पर सवाल भी उठाए। Sir, there are two novel things that are not there in any of the constitutions of the world. First of all, the eradication of untouchability. As a member of the so-called Harijan community, I welcome it. The second feature is the abolition of forced labor, begar. These provisions will empower and integrate a community that has been outside the pale of society. Further protection is being provided by reservations and also approved by this August Assembly. ज्यादातर लोगों ने इजहारे ख्याल की आज़ादी के सिलसिले में सिर्फ राजनीतिक विचारों को सामने रखने के बारे में ध्यान दिया, एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति के दूसरे आयामों पर नहीं। इस हाउस के बहुत सारे सदस्य जानते हैं कि सन 1941 में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था और इस देश के हजारों नहीं लाखों लोगों को जेल के अंदर सड़ना पड़ा था। उस समय हम ये सोच रहे थे कि जब हमारा राज आएगा तो इस देश के हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रांतीय सरकारों ने अभी बहुत से कानून बनाए हैं कि लोग आपस में बातचीत नहीं कर सकते और 5 या 7 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते। और जैसा ये क्लॉज इस समय है उसी तरह से अगर पास हो गया तो सब समाप्त हो जाएगा। महोदय, मेरा कहना है कि आज का युग अखबार का युग है। प्रेस प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम प्रेस की आजादी की बात अपने संविधान में साफ साफ और अलग से लिखें। सर, मुझे नहीं पता कि बोलने की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अलग क्यों रखा गया है। मेरे विचार में तो बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी एक दूसरे के बराबर की चीज़ें हैं। हाँ, पर शायद ऐसा इसलिए किया गया हो कि अभिव्यक्ति के दायरे में तस्वीरें और अन्य कला माध्यमों की चीज़ें भी आ जाती हैं जो शब्दों से अलग और बढ़कर हैं। पूरी बहस का जवाब देने खड़े हुए डॉक्टर अंबेडकर।
The press has no special rights which cannot be exercised by the citizen in his individual capacity. The editor of a press or manager are all citizens, and therefore, when they choose to write in newspapers, they are merely exercising their right of expression. And in my judgment, therefore, no special mention is necessary for freedom of the press at all. अगर अधिकतर लोग आम आदमी की सोच रहे थे, तो कुछ लोग आदमी से ज्यादा औरतों की सोच रहे थे। जनाब, एक औरत होने के नाते मुझे सबसे बड़ी मसर्रत ये है कि हमारे आइन में सेक्स की बुनियाद पे मर्द औरत के बीच कोई भेद नहीं किया गया है, और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में हमारे देश की औरतें नए संविधान से बराबरी के बर्ताव का पूरा भरोसा रख सकती हैं। आज 6 दशकों बाद औरतें आरक्षण की मांग कर रही हैं, क्योंकि हमारे सदनों में महिला सांसदों की तादाद औरतों की आबादी के अनुपात में ना के बराबर है। बहुत से सदस्य जो खुद अंग्रेजों की जेलों में रहे थे, लफ्ज़ देशद्रोह अर्थात सेडिशन को लेकर चिंतित थे। वो चाहते थे कि इंसान की आज़ादी किसी भी कीमत पर आसानी से नहीं छीनी जानी चाहिए। Sir, when the British were ruling, they often kept people in custody without bringing them to trial. We cried until we were hoarse that this went against a person's fundamental rights. Even when emergencies arise, the High Court must have the power to ensure that the man is kept in detention only after proper trial. किस सभा के अनेक ऐसे सदस्य हैं जिनको इस 124A धारा के अनुसार सेडिशन में न जाने कितनी बड़ी बड़ी सजाएं दी गई थी। बड़ी खुशी की बात है कि हमको जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस उपधारा में दी जा रही है, और अब इसमें से सेडिशन शब्द को भी उखाड़ फेंक दिया जाएगा। अफसोस है कि राजद्रोह या सेडिशन की धारा बरकरार रही और आज तक लागू है और इस्तेमाल भी की जाती है। उधर एडवाइजरी कमेटी में 2 दिन, सब कमेटी में 11 और संविधान सभा में पूरे 25 दिन के बहस मुबाहिसे गिले शिकवे के बीच हमारे मूल अधिकार तय हो ही गए और हर नागरिक को मिला समता, स्वातंत्र्य, संस्कृति, शिक्षा, जायदाद, शोषण से मुक्ति और संवैधानिक उपचार का अधिकार। बुनियादी हकों के अलावा एक अनोखी चीज शामिल हुई हमारे संविधान में, राजनीति के निदेशक तत्व, यानी वो अधिकार जो भले न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, पर जो देश के शासन में मूलभूत हैं और जिनको लागू करवाना राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। The state shall make no discrimination against any citizen on grounds of religion, race, caste, and language. And what about sex? What sex? Gender. I want the word sex also to be included here. असमानता हटाने की बात करते वक्त आप लोग औरत और मर्द के बीच की असमानता हटाने की बात करना क्यों भूल जाते हैं? Then we can say that no discrimination shall be made on grounds of religion, race, caste, language, and sex. But discrimination for women means discrimination against men, isn't it? But how? Suppose you have a park solely for women, which is paid for by public funds, then it will be considered illegal if you say no discrimination shall be made on ground of sex. तो फिर हटा दीजिए इसे। पर कम से कम हम औरतों के लिए अलग संस्थाएं, घूमने फिरने उठने बैठने की जगहें तो रहने दीजिए। जायदाद और अपनी मर्जी से शादी के मसले में तो आप पहले से ही हमारे हक छीन चुके हैं। और तो और विवाह में मर्द और औरत दोनों की सहमति जरूरी हो, मेरी इस तजवीज़ को भी आप लोगों ने ताक पर रख दिया है। If you allow us to change this clause to read as follows: The state shall make no discrimination on grounds of religion, race, caste, and language, provided that nothing contained in this clause shall prevent separate provisions being made for women and children. I have no objection to that. Then, shall we accept this clause as amended? Accept it.
डॉक्टर अंबेडकर ने सभा में संविधान का मसौदा पेश करते हुए राजनीति के निदेशक तत्वों के बारे में लोगों को बताया। Sir, the word directive is necessary and important because it is to be understood as giving certain direction to the future executive to show in what manner they have to exercise the power which they will have of legislature and executive. प्रोफेसर के.टी. शाह जैसे धीर गंभीर लोग किसी एक छोटे से नुक्ते को लेकर नहीं बल्कि देश की बड़ी तस्वीर को लेकर चिंतित थे। सर, केवल समाजवादी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मनुष्य को उसके नैसर्गिक अधिकार मिलेंगे और हर आदमी दूसरे के बराबर होगा और हमारे जीवन से वो सारी झूठी बाधाएं, रिवाज, रस्में, कानून सब खत्म हो जाएंगे जिनमें चंद लोगों के फायदे के लिए इंसान ने खुद अपने आप को जकड़ रखा है। डॉक्टर अंबेडकर को फिर एक बार ड्राफ्टिंग कमेटी की बात और इरादे सबको समझाने पड़े। Article 31 deals with directive principles of state policy. It says, the state shall in particular direct its policy towards securing, 1, that the citizens, men and women, equally have the right to an adequate means of livelihood. 2, the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. 3, the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and the means of production to the common detriment. 4, that there is equal pay for equal work for both men and women. There are some other items more or less in the same strain. What I would like to ask is this. If these directive principles to which I have drawn attention are not socialistic in their direction and content, I fail to understand, can socialism be any more than this? अधिकतर संशोधन खारिज कर दिए गए और डॉक्टर अंबेडकर का रखा प्रस्ताव पास हो गया, पर सारे मूल अधिकारों और दिशा निर्देशों के अलावा हर नागरिक अपने कर्तव्य को भी तो जाने और पहचाने, इस मुद्दे को उठाया प्रोफेसर के.टी. शाह ने। साहब कि एक नागरिक के प्रति राज्य के कर्तव्य जितने जरूरी हैं उससे कम जरूरी नहीं है राज्य के प्रति नागरिक के कर्तव्य। हमें उनको भी अपने संविधान में फौरन शामिल करना चाहिए। पर नागरिक के कर्तव्यों को हमारे संविधान का हिस्सा बनने में थोड़ा वक्त लगा और संविधान बनने के पूरे 25 साल बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान में बहुत से बदलाव किए, उसी वक्त हमारे मूल कर्तव्यों को भी संविधान में शामिल कर लिया गया।